नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका साथी मिस्टर घोस्ट। तो आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे उसका नाम श्रापित टापू है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। आज का दिन काफी सुहाना होने वाला है। रोनित अपने सर का पसीना पोंछते हुए बोला, बिल्कुल, आज तो दिन के शुरुआत ही काफी अच्छी हुई है, अतुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल रोनित, अतुल, सिद्धेश, संतोष और अब्बास ये सब कॉलेज से ही दोस्त थे। सबको कॉलेज से ही कुछ रोमांचक करना था। जब कॉलेज खत्म होने के बाद लाख कोशिश करने पर भी किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो सबने मिलकर खुद का कुछ करना चाहा। इसीलिए इन सबने मिलकर एक नाव खरीदी और ये लोग समुद्र के उस हिस्से में जाते जहां पर किसी भी देश की कोई सीमा न आती हो। वहां जाकर ये पुराने डूबे हुए जहाज खोजते और उसमें से कुछ कीमती सामान निकाल लेते, क्योंकि जो भी चीज इंटरनेशनल वाटर में आती हो उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। वो चीज जिसने उसको खोजा उसकी हो जाती है। फिर ये लोग उस सामान को म्यूजियम में बेचकर अच्छे खासे पैसे बनाते। और आज भी इनका साथ किस्मत ने काफी अच्छे से निभाया था। आज इनके हाथ ब्रिटिश काल के कुछ डूबे हुए संदूक लगे थे जिसमें बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ मिला, जिसे इन्होंने एक डूबे हुए जहाज से निकल था। जहाज धीमे धीमे किनारे की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग अपने आज के काम से खुश लग रहे थे। रोनित ने हमेशा की तरह अतुल और सिद्धेश को मिले हुए दोनों संदूकों को तलाशने को कहा और वो संतोष और अब्बास से मिलने कंट्रोल रूम में चला गया। अतुल और सिद्धेश दोनों ही संदूक को खोल के देखने के लिए काफी बेताब थे, तो रोनित के बोलते ही उन्होंने संदूकों को खोल के मिले हुए चीजों को परखना शुरू कर दिया और लिस्ट बनाने लग गए। अतुल और सिद्धेश दोनों पुरातत्व विशेषज्ञ थे। बचपन से इतिहास में रुचि होने के वजह से उन्हें काफी जानकारी थी। रोल रूम में संतोष और अब्बास जहाज चला रहे थे। दोनों ही होशियार इंजीनियर थे। जहाज की कोई भी गड़बड़ी को ये लोग चुटकियों में ठीक कर लेते थे। आज के काम के बाद संतोष ये काम छोड़ने वाला था, पर उसने ये बात किसी को अब तक बताई नहीं थी। वो इन सब से अलग होना चाहता था। उसे एक प्राइवेट कंपनी से जॉब की अच्छी ऑफर भी आई थी, पर असली वजह कुछ और ही थी। अब्बास अपनी ही धुन में मोहम्मद रफी के गाने गुनगुना रहा था। अचानक उसका ध्यान सोच में डूबे हुए संतोष पर गया। उसने मजाक करते हुए संतोष से कहा, क्या मियाँ, क्या सोच रहे हो? भाभी का ख्याल तो नहीं आया ना? उस पर संतोष ने सीरियस होते हुए कहा, यार अब्बास, मैं आज आखिरी बार आप सबके साथ काम कर रहा हूँ। मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। अब घरवाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और मनीषा को ये काम पसंद नहीं है। मनीषा संतोष की गर्लफ्रेंड थी जिससे संतोष शादी करना चाहता था, पर मनीषा को संतोष का काम पसंद नहीं था। हालांकि इस काम में पैसा बहुत था, पर जान की जोखिम भी थी। अब्बास को तो संतोष की बातों पर विश्वास की नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ संतोष, तुमको तो ये काम पसंद है और पैसा भी तो अच्छा मिलता है ना? ऊपर से हम सब दोस्त भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। सबने इसी से तो इतना कुछ पाया है, और शादी के बाद भी तो आप ये काम कर सकते हो ना? उस पर संतोष ने जवाब दिया, वो बात तो ठीक है अब्बास, पर उस समय मजबूरी थी। मुझ पर काफी कर्ज था जो चुकाना था, इसीलिए मैं सबके साथ जुड़ गया था। पर अब जब मेरी शादी की बात मनीषा के घर वालों से हुई तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं कर लेता तब तक वो लोग शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ये सब बातें रोनित पीछे से सुन रहा था। उसे काफी दुख हुआ संतोष की बात सुनकर। आखिर संतोष और रोनित बहुत करीबी दोस्त थे और संतोष ने इस बात को अब तक रोनित से छुपाया था, पर रोनित ने कुछ भी जाहिर नहीं किया और पीछे से संतोष और अब्बास से बोला, तो पार्टी के लिए तैयार? दोनों ही रोनित की आवाज सुनकर चौंक गए और संतोष थोड़ा घबरा गया। अब्बास ने बात पलटते हुए पूछा, किस बात की पार्टी मियां? उस पर रोनित ने जवाब दिया, वो ही हमेशा की तरह मेरी तरफ से कुछ पाने की रुचि में। रोनित की यह आदत थी कि जब भी उन्हें कुछ मिलता तो वो सबके साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी मानता।
इधर सिद्धेश और अतुल काफी खुश दिख रहे थे। उन्हें उस संदूकों में से बहुत सी अनमोल चीजें मिल रही थी, जैसे कि पुराने जमाने के बर्तन, कुछ कपड़े और एक छोटा संदूक जो काफी महंगा लग रहा था। जब उन्होंने उसे खोल कर देखना चाहा तो वो उनसे खुला नहीं। ये संदूक काफी अलग था, उस पर एक ऑक्टोपस का चित्र था। ऐसा लग रहा था कि ऑक्टोपस ने डिब्बे को कस के बंद किया हुआ है। तभी अतुल ने कहा, चलो इसे लेकर टीम के पास चलते हैं। वैसे भी आज का हमारा काम काफी है और सुबह से चाय भी नहीं मिली, तो चल के टीम के साथ चाय पे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। सिद्धेश भी काफी थक गया था तो वो भी राजी हो गया। उन्होंने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को उठाया और केबिन लॉक करके कंट्रोल रूम में निकल गए। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। सभी कंट्रोल रूम में एक साथ चाय ले रहे थे। तभी अतुल ने ऑक्टोपस वाला वो संदूक टेबल पर रखते हुए कहा, उन बड़े संदूकों में बहुत कुछ मिला है और ये भी उन्हीं में से एक है, पर ये खुल नहीं रहा है। सबकी नजरें अब उस संदूक पर थी। सबने बारी बारी उस संदूक को अच्छे से चेक किया। जब संतोष की बारी आई तो उसने अब्बास से टूल किट लाने को कहा। इस बात पर सभी चौंक गए। सिद्धेश, संतोष, हमें ताबूत को काटना नहीं है, वो काफी पुराना है और काफी कीमती भी। संतोष, 0-0, बस तुम देखते जाओ। संतोष ने टूल किट में से 4 छोटे स्क्रू ड्राइवर निकाले और उन्हें एक एक करके ऑक्टोपस के चित्रों पर अलग अलग जगह के छोटे छेद में डालने लगा और अचानक एक खट की आवाज से वो संदूक खुल गया। सभी हैरान थे। तब संतोष ने कहा, ये एक लीवर मैकेनिज्म लॉक है। ऐसा ही लॉक मैंने अपने वर्कशॉप के लिए डिजाइन किया है। सभी ने संतोष की तरफ चौंकते नजरों से देखा और सिद्धेश ने वो संदूक खोल के अंदर की चीजें को परखना शुरू किया। सभी की नजर अब संदूक पर थी, क्योंकि इतने साल समुद्र के खारे पानी में भी वो काफी अच्छी तरह से बचा रहा और आज भी वो उतना ही खूबसूरत था जितना पहले कभी हुआ होगा। संदूक के अंदर उन्हें एक छोटी पोटली मिली और एक चमड़े के कवर वाली डायरी, जिस पर इंग्लिश में सर विलियम जे लिखा हुआ था। अब अतुल भी उन चीजों की तलाशी लेने लग गया। उसने पोटली खोली तो उसके अंदर उसे एक इंसानी दांत मिला, जो कि आम आदमी के दांत से काफी बड़ा था, और कई सोने के बिस्किट्स मिले। सोने के बिस्किट्स देखकर सभी खुशी से चिल्लाने लगे। पर सोने के बिस्किट्स देखकर रोनित चौंक गया। रोनित ने कहा, अजीब बात है, इन सोने के बिस्किट्स पर कोई निशान क्यों नहीं है? तभी अतुल के हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा। सबका ध्यान अतुल के तरफ गया तो देखा कि अतुल और सिद्धेश दोनों ही डायरी को खोल के उसमें कुछ घूर रहे हैं। वो दोनों डायरी में इतना खो गए थे कि कप टूटने की आवाज से तक उनके होश जगह पर नहीं आए थे। अचानक अतुल ने कहा, ये तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। सिद्धेश, जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। तभी अब्बास ने देखा कि उनके नाव के कंपास अचानक घूमने लगे थे, जो काफी अजीब था, पर अब्बास ने उसे एक मैकेनिकल ग्लिच समझ के नजरअंदाज कर दिया। जहां थोड़ी ही देर पहले सब लोग खुश लग रहे थे और चाय के मजे ले रहे थे, वही संदूक की चीजों को देखकर सभी थोड़े चुप और गंभीर हो गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो बड़ा सा इंसानी दांत उस पोटली में क्यों है? वो सोने के बिस्किट्स किसके हैं? और सबसे अजीब बात, उस डायरी में ऐसा क्या है कि जो अतुल और सिद्धेश को परेशान किए जा रहा था? अतुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। सिद्धेश, जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। ये सुनकर सिद्धेश वहां से भागते हुए उनके कैबिन से लैपटॉप और नक्शा ले आया। दोनों ही किसी रोबोट की तरह काम कर रहे थे। सिद्धेश नक्शे पर स्केल और पेंसिल से मार्किंग करने लगा और अतुल ने लैपटॉप पर ऑनलाइन मैप चेक करना शुरू किया। कंट्रोल रूम में सभी लोग लगभग 20 मिनट से अतुल और सिद्धेश की गड़बड़ देख रहे थे। तभी रोनित ने उन्हें टोकते हुए कहा, ऐसा क्या मिल गया आप लोगों को? जरा हमें भी तो बताओ। इस बात पर ना तो सिद्धेश और न ही अतुल ने कुछ जवाब दिया, मानो उनको अली बाबा का खजाना मिल गया हो। इनकी इतनी गड़बड़ थी कि बाकी सब सिर्फ इन्हें ही देख रहे थे।
माय गॉड, अतुल ने फिर से चिल्लाया। वो और सिद्धेश अब कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। फिर सिद्धेश ने पूरे टीम को कहा, ये जो डायरी है ये एक समुद्री टापू बेट के बारे में बता रही है जो अब तक खोजा ही नहीं गया। ये आज के आधुनिक स्लाइड मैप में भी नहीं दिखाई दिया है। तभी अब्बास ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, क्या तुमने ठीक से चेक किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अब तक किसी ने नहीं देखा हो। अतुल ने अब्बास से गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने ठीक से चेक नहीं किया? हमसे कोई गलती नहीं हुई है। माहौल की गर्मी को संतोष ने भांपटे हुए कहा, आज के काम से हम सब काफी थक चुके हैं, तो क्या हम सब ये बात शाम में डिस्कस करें? इस बात पर रोनित ने भी संतोष का साथ दिया और कहा, आज हमेशा की तरह कुछ मिलने की खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो शाम को 6 बजे ऑफिस में मिलते हैं, वहीं पर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सब ने इस बात पे हामी भरी और उनकी बोट किनारे के तरफ तेजी से बढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले जहां सभी लोग हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, वहीं पर अब ये सब किसी विचार में खोए हुए लग रहे थे। उनकी नाव किनारे पर लगी तो सबने अतुल और सिद्धेश की सामान उतारने में मदद की और फिर ये सब उस सामान को ऑफिस में लेकर गए। सब कोई ऑफिस लॉक करके अपने अपने घर जाने लगे। तभी सिद्धेश और अतुल ने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को घर पर साथ ले जाने की जिद की। ये देखकर रोनित को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अब तक कभी भी उन्होंने इस तरह का उतावलापन नहीं दिखाया था। रोनित ने अतुल और सिद्धेश से कहा, देखो आज हम सब काफी थके हुए हैं और तुम भी काफी थक गए होंगे, तो पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर चाहो तब वापस आ जाना। मैं ऑफिस और लॉकर की चाबियां सिक्योरिटी केबिन में थापा के पास देता जाऊंगा। रोनित की ये बात सभी को पसंद आई और सबने मिलकर अतुल और सिद्धेश को समझाया और सभी अपने अपने घर चल दिए। रोनित 4 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल गया। उसको शाम के पार्टी की तैयारी भी करनी थी और म्यूजियम के मैनेजर से आज के सामान की डीलिंग भी करनी थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड थापा ने गेट खोला और रोनित को वेलकम किया। रोनित ने थापा को पार्टी के लिए कुछ सामान और खाने पीने की चीजें ऑर्डर करने को कहा। जब रोनित ने ऑफिस और लॉकर की चाबियां मांगी तो थापा बोला, अतुल और सिद्धेश साहब अंदर ही है, वो आपसे पहले आ गए थे। अच्छा ठीक है, रोनित ने कहा और वो कार पार्क करने पार्किंग में चला गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि अतुल और सिद्धेश अभी भी उस संदूक के पास कुछ किताबें और नक्शे लेकर बैठे थे। रोनित उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए बिना अपने केबिन में चला गया और आज के सामान की फोटोज और लिस्ट जो कि अतुल और सिद्धेश ने बनाई थी वो देखने लगा। कुल मिलाकर आज का सामान 40 लाख का था। वह आज तो काफी सामान मिला है। रोनित काफी खुश हुआ। ठीक 5 बजे म्यूजियम का मैनेजर ऑफिस आया तो रोनित ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए सोलंकी साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू जो आपने आपका कीमती समय निकालकर यहाँ आने की तकलीफ की। उस पर मैनेजर ने कहा, अरे रोनित साहब, इसमें थैंक यू कैसा, ये तो मेरा काम ही है। सुना है आज आपको काफी पुरानी चीजें मिली है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? रोनित ने जवाब देते हुए कहा। रोनित साहब, आपके हाथों की चाय मिले तो मजा आ जाएगा, मैनेजर ने रोनित से कहा। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी से सोलंकी साहब। दरअसल रोनित को चाय का काफी शौक था, इसीलिए उसके ऑफिस में इलेक्ट्रिक केतली और चाय का सामान हमेशा होता था और ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी थी जिससे आप खरीदार को अपनेपन का एहसास दे सकते हो। चाय बनने तक थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद रोनित ने मैनेजर को सामान की तस्वीरें दिखाई। मैनेजर भी काफी खुश था और उसने खुशी उस सामान की कीमत देने को राजी हो गया। तभी मैनेजर का ध्यान एक तस्वीर पर गया तो उसने रोनित से कहा, आपको ये कहाँ से मिला? वो तस्वीर उन संदूकों की थी जिसमें से उन्हें ये सामान मिला था। रोनित ने उन्हें बताया कि उन्हें ये समुद्र में डूबे हुए एक जहाज से मिला है। मैनेजर ने तस्वीर पर मार्कर से एक निशान बनाया और कहा, ये जो आइक लिखा हुआ है ना, उसे ध्यान से देखिए।
रोनित ने गौर से देखा तो एक संदूक पर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था। रोनित ने मैनेजर से पूछा, क्या है ये? मैनेजर ने जवाब दिया, दरअसल ये ईस्ट इंडिया कंपनी का निशान है जिसमें से ई मिट चुका है। ये सामान को देखते हुए लग रहा है कि ये जहाज 1870 के करीब डूबा होगा। तभी सिक्योरिटी से कॉल आया कि पार्टी की तैयारी हो चुकी है और टीम के बाकी के साथी आना शुरू हो गए थे। रोनित ने म्यूजियम मैनेजर को लॉकर रूम चलने को कहा जहां वो सामान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था। सामान देखकर मैनेजर और भी खुश था क्योंकि इतना समय गुजर जाने के बाद भी सारा सामान अभी भी अच्छी हालत में था। रोनित ने मैनेजर को भी पार्टी में रुकने को कहा पर मैनेजर ने जवाब दिया, रोनित साहब बुरा मत मानिए पर मेरी किसी और के साथ 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मुझे जाना होगा। रोनित ने कहा, सोलंकी साहब इस बार तो आपको जाने दे रहा हूं पर अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको पार्टी में आना ही होगा। मैनेजर और रोनित दोनों रोनित की इस बात पर मुस्कुराते हैं और मैनेजर रोनित से विदा लेकर निकाल जाता है। अब रोनित की नजर अतुल और सिद्धेश के कैबिन की तरफ गई। वो लोग अभी भी उस संदूक और डायरी को लेकर कुछ नोट्स बना रहे थे। रोनित ने उनके केबिन का दरवाजा खटखटाया और उन्हें 6 बजने का इशारा किया। उन दोनों ने अंदर से ही सर हिलाकर इशारा दिया और वापस काम में लग गए। रोनित ऑफिस से बाहर गार्डन में आया जहां पर पार्टी का इंतजाम किया गया था। रोनित देखकर हैरान था कि इतने कम समय में थापा ने इतनी सारी तैयारियां कैसे की। रोनित ने थापा को बुलाया और उसे इनाम के रूप में 2000 का नोट दिया। थापा काफी खुश हुआ और रोनित का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। हो न कहीं रोनित भी उसी संदूक के बारे में सोच रहा था। क्या सच में वो संदूक 1870 के करीब डूबा था? और ऐसा कौन सा राज है कि उस समुद्री टापू बेट को जिसका उस डायरी में जिक्र है उसे कोई खोज नहीं पाया, या वो डायरी झूठ बोल रही है? ऐसा लग रहा था कि उस अनजान टापू ने इन सब का ध्यान अपनी ओर खींच रखा हो। रोनित ने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। अब्बास उसकी मंगेतर मुस्कान के साथ आया था। उसने और मुस्कान ने रोनित को हेलो कहा। रोनित ने भी हंसते चेहरे से उनका स्वागत किया। तभी संतोष भी अपनी मंगेतर मनीषा के साथ वहां आया। ये पहली बार थी जब संतोष ने ऑफिस पार्टी में मनीषा को साथ लाया था। संतोष ने मनीषा का परिचय रोनित, अब्बास और मुस्कान से कराया। सबने मनीषा का स्वागत किया। तभी संतोष ने रोनित से पूछा, अतुल और सिद्धेश कहाँ है? क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए? वो दोनों तो आज मुझसे पहले ही ऑफिस आ गए थे। वो लोग अभी भी उस ऑक्टोपस वाले संदूक को लेकर बैठे हैं, रोनित ने जवाब दिया। तभी संतोष ने अब्बास को कहा, तुम मनीषा और मुस्कान को ऑफिस क्यों नहीं दिखाते? अब्बास, मनीषा और मुस्कान वहां से ऑफिस की ओर निकल गए। संतोष ने रोनित से हैरान होते हुए पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या सच में वो उस डायरी और उस संदूक को सीरियसली ले रहे हैं? मुझे तो वो सब बकवास लगता है। रोनित ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, हाँ, आज के बाद तुम्हें उन सबको सीरियसली लेना भी नहीं पड़ेगा। संतोष समझ गया था कि रोनित को उसके जॉब छोड़ने वाली बात का पता चल गया है। उसने रोनित से दुखी होते हुए कहा, बुरा मत मानो यार, मेरी मजबूरी है, वरना मनीषा के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होंगे। रोनित भी थोड़ा दुखी था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उससे बिछड़ने वाला था। रोनित ने संतोष से पूछा, आगे क्या प्लान है? संतोष ने कहा, एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिली है, तनख्वाह भी काफी है। संतोष की इस बात पर दोनों भी जोरों से हंस दिए। रोनित ने हंसते हंसते कहा, आजकल इंजीनियर को कब से अच्छी तनख्वाह देने लगे। संतोष ने भी हंसते हंसते जवाब दिया, अब मजबूरी में गधे को तो बाप बनाना ही पड़ता है। तभी वहां सिद्धेश, अतुल भी पहुंच गए। रोनित ने कहा, अब ये अब्बास कहाँ रह गया? संतोष ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो कैसे बिरयानी को घूर रहा है। अब रोनित ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, मेरे पास एक खुश खबरी है जो पार्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का हमारा खोजा हुआ सामान 40 लाख का गया है, तो इस हिसाब से सबके हिस्से पर 8 से 8 लाख आएंगे।
मैं आपके अकाउंट्स में ये अमाउंट 2 से 3 दिनों में ट्रांसफर कर दूंगा। रोनित की ये बात सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगे, और खुश भी क्यों न हो, उनकी मेहनत का ये फल जो था। पार्टी शुरू हो गई। सब मस्ती में बॉलीवुड के गानों पर झूम रहे थे। संतोष और मनीषा तो किसी प्रोफेशनल की तरह नाच रहे थे। दूसरी तरफ अब्बास और मुस्कान भी कुछ कम नहीं थे। रोनित एक कुर्सी पे चाय की चुस्कियों के साथ ये सब एंजॉय कर रहा था। सिद्धेश और अतुल एक तरफ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी अब्बास ने सबको खींचते हुए डांस करने ले गया। सब काफी खुश लग रहे थे। डांस होने के बाद सबने भर पेट खाना खाया और सब गपशप करने बैठ गए। फिर संतोष खड़ा हुआ और बोला, गाइस, आज से मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं और मनीषा शादी करने वाले हैं। मैं आपके साथ जो भी पल बिताए हैं उन्हें मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। संतोष की आंखों में आंसू आ गए थे। वो आगे बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए अब तक ये बात आप लोगों से छुपाई थी, पर अब मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। संतोष की ये बात सुनकर सबके दिल भर आए। सबकी आंखें आंसुओं से नम थी, पर ये एक तौर पे खुशी की बात भी थी कि अब संतोष के शादी को मंजूरी मिल जाएगी। सबने संतोष और मनीषा को शुभकामनाएं दी और संतोष को शादी के बाद एक और पार्टी देने को कहा। संतोष ने भी थोड़ा हंस के हाँ कर दिया। सभी एकदम शांत थे। तब सिद्धेश और अतुल खड़े हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। सिद्धेश ने कहा, आप सबको याद ही होगा कि आज हमें ये संदूक मिला था। तभी अतुल ने वो संदूक उठाकर टेबल पर रख दिया। सिद्धेश आगे बोला, हमने इस पर जब खोज की तो पाया कि ये संदूक 1873 में डूबे एक जहाज के कप्तान का है। वो जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आगे अतुल ने बोलना शुरू किया, इस संदूक में से हमें जो डायरी मिली है वो भी कैप्टन विलियम जोन्स की ही है। उनका जहाज मार्च 1873 से गायब था। किसी को पता नहीं था कि वो जहाज कहाँ गुम हो गया था। काफी ढूंढने के बाद भी किसको उस जहाज की खबर नहीं थी। ये सब सुनकर सब में एक डर की लहर सी दौड़ गई। सभी लोग ध्यान से अतुल और सिद्धेश की बातों को सुन रहे थे। अतुल ने आगे कहा, इस डायरी में सिर्फ 3 ही पन्नों पर लिखा गया है, और जो लिखा गया है वो एक समुद्री टापू बेट के बारे में है। कैप्टन विलियम के डायरी में उस बेट को कर्स्ट आइसलैंड, एक श्रपित टापू कहा गया है। कैप्टन विलियम लिखते हैं कि उस समय तक वो टापू खोजा नहीं गया था। जब वो उस टापू पर गए तो अजीबोगरीब घटनाएं हुई। उनके कंपास खराब हो गए और घड़ियां भी बंद पड़ गई। वो आगे लिखते हैं कि उन्हें वहां एक गुफा भी मिली थी जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। पर अजीब बात तो ये थी कि वो सोना बिस्किट्स के रूप में था, तो जाहिर है किसी ने वो वहां रखा होगा। पर उस टापू पर पहुंचते ही उनके क्रू को प्लेग ने झपेट लिया था। सभी एक एक करके बीमार होने लगे थे और इसीलिए कैप्टन विलियम ने उस टापू को छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धेश ने आगे बात रखते हुए कहा कि उस डायरी में एक नक्शा भी है जो उस टापू तक जाता है, पर हैरानी की बात तो ये है कि वो टापू आज भी नहीं खोजा गया। हमें वो आज के जमाने के सैटेलाइट इमेजेस में भी कहीं नहीं मिला है। सभी एकदम शांत थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस कहानी पर विश्वास करे या नहीं। तभी अब्बास ने पूछा, तो वो जो सोने के बिस्किट्स हमें इस संदूक से मिले थे, क्या वही सोने की बात कैप्टन विलियम कर रहा होगा? अतुल ने जवाब दिया, हाँ शायद। तभी रोनित ने पूछा, इस डायरी में आखिरी एंट्री कब की गई है? अतुल का जवाब आया, 12 मार्च 1873। इसके बाद ही इस जहाज की कोई खबर नहीं थी। तभी सिद्धेश ने कहा, क्या हो अगर हमें वो टापू मिल जाए? ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी, और वो टापू किसी भी देश की सीमा में नहीं आता, तो वो सारे सोने के बिस्किट्स भी हमारे होंगे। सिद्धेश की इस बात पर सभी चौंक गए। अब्बास तो झट से तैयार हो गया, साथ में अतुल भी तैयार था। तभी रोनित ने सबसे कहा, वो सब तो ठीक है, पर वो बड़ा सा इंसानी दांत किसका है, और क्या हो अगर वो श्राप सही में हो? संतोष ने रोनित से सहमति बनाते हुए कहा, वो तो बहुत दूर की बात है। क्या हो अगर वो टापू ही वहां न हो? मुझे तो अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं है।
तभी पीछे से मनीषा की आवाज आई, जाकर देखने में क्या बुराई है। संतोष के साथ सभी चौंक गए थे। कल तक तो ये काम मनीषा को पसंद नहीं था, पर आज अचानक से उसे इस काम में दिलचस्पी कैसे आ गई थी। बिल्कुल ठीक बोले भाभीजान आप, अब्बास ने मनीषा की बात को आगे करते हुए कहा। फिर अतुल और सिद्धेश भी जोर देने लगे। रोनित सोच में पड़ गया था, पर क्या वहां जाना सही होगा? रोनित ने संतोष की राय मांगी। क्यों नहीं, संतोष के साथ मैं भी आना चाहूंगी, मनीषा ने बात को काटते हुए कहा। सबकी नजरें अब मनीषा पर थी। वो उस बेट पर जाने के लिए उतावली हो रही थी। बेबी बात को समझो, और वैसे भी हम मिशन पर कभी लेडीज को साथ नहीं ले जाते, संतोष ने मनीषा को समझाते हुए कहा। इसका मतलब तुम हमारे साथ आ रहे हो मियां, अब्बास ने संतोष से कहा। एक मिनट अब्बास, क्या मतलब कि हम लेडीज को साथ नहीं ले जाते? मैं वहां आना चाहती हूं। ये आपका आखिरी मिशन होगा और उसमें मैं आपके साथ रहूंगी, मनीषा ने आवाज बढ़ाते हुए कहा। अब सभी मनीषा और संतोष का झगड़ा देख रहे थे, पर रोनित ने मनीषा को समझाते हुए कहा, देखिए भाभी जी, हमें आपको साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वहां कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सब अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, इसीलिए हम मिशन पर जाते हैं। अब मनीषा जैसे जिद पर अड़ गई हो, वो संतोष से बोली, मुझे नहीं पता, मैं वहां जाना चाहती हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूं। संतोष ने बाकी टीम को देखा और कहा, ठीक है, मनीषा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और ये मेरा आखिरी मिशन होगा। अब ये देखकर मुस्कान भी बोल पड़ी, अजी मैं भी साथ जाना चाहती हूं। इस बात से अब्बास को गुस्सा आ गया। अब्बास ने मुस्कान पे चिल्लाते हुए कहा, अम्मा क्या बोलती तुम? हम क्या वहां बिरयानी खाने को जा रहे, तुम्हारा वहां क्या काम? अब मुस्कान भी आवाज बढ़ाते हुए बोली, वाह जी वाह, अभी मनीषा भाभी जा सकती तो मैं क्यों नहीं, मैं भी आऊंगी। अब मनीषा भी मुस्कान के पक्ष में आ गई और अब्बास से बोली, आने दीजिए ना भैया, हम दोनों एक दूसरे को सहारा रहेंगे। अब अब्बास ने भी टीम की तरफ देखते हुए कहा, भाई लोग, मुस्कान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो फिर तय रहा, हम लोग अगले शनिवार को ही निकलेंगे, यानी आज से 5 दिन बाद, ठीक है? अतुल ने सबसे कहा। सबने हमें जवाब दिया। मनीषा और मुस्कान का तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सिद्धेश और अतुल का तो जैसे वर्ल्ड कप का सपना पूरा होने जा रहा हो। वही संतोष, रोनित और अब्बास को ये चिंता थी कि सब ठीक से होना चाहिए। अब तो उनके सर की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनका जवाब अब तक मिला नहीं था, जैसे कि कैप्टन विलियम का जहाज डूबा कैसे? वो बड़ा इंसानी दांत जो सोने के पोटली में रखा हुआ था, वो किसका था? क्या सच में उस जगह कोई टापू था? और अगर था भी तो क्या सच में श्रापित था? वो सोने के बिस्किट्स किसके थे जो उस टापू पे होने की बात डायरी में लिखी हुई थी? आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सबको अपने अपने जवाब मिलने वाले थे। सब कोई सवेरे 5 बजे तैयार होकर ऑफिस पर मिले। साथ साथ मनीषा और मुस्कान भी थे, जो मिशन के लिए काफी उत्तेजित लग रहे थे। तभी रोनित अपने कैबिन से कुछ कागज लेते हुए बाहर आया और सबके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है गाइस? सभी काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। सबने रोनित को गुड मॉर्निंग कहा और रोनित सबको आगे का प्लान समझाने लगा। रोनित ने बोलना शुरू किया और सभी उसे ध्यान से सुनने लगे। रोनित ने कहा, इस नक्शे के हिसाब से हमें आज इंडियन ओशन से होते हुए जाना है। मैंने मौसम का हाल पता किया है, आज मौसम साफ रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर मौसम बिगड़ता हुआ दिखे तो हम मिशन को वोटिंग बेसिस पर अबॉर्ट कर देंगे। अब कैप्टन विलियम का जहाज हमें यहाँ पर मिला था। रोनित नक्शे की तरफ एक जगह को मार्क करते हुए आगे बोला, तो हमें उसी के सीध में आगे बढ़ना है। आप जबकि हमारे आधुनिक मैप पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है, तो हम उसी एरिया में 20 माइल्स के इलाके में खोज करेंगे और अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम सीधा वापस लौट जाएंगे। मैंने हमारी नाव में एक ट्रांसपोंडर लगवाया है। अगर हमारे नाव को कुछ हो जाएगा तो बचाव कर्मियों को हमें ढूंढने में आसानी होगी।
मैंने फ्यूल और लाइफ बोट्स भी चेक कर लिए हैं। जहाज के मेंटेनेंस का क्या हाल है अब्बास? रोनित ने अब्बास से खबर लेते हुए पूछा। जहाज एकदम मकरन के माफिक चलेगी आज। सारी चीजों की जांच मैं खुद किया। उसकी रिपोर्ट भी संतोष ने चेक किया है, अब्बास ने जवाब देते हुए कहा। गुड। और जहाज पर स्लाइड फोन और वॉकी टॉकी वगैरह का क्या हाल है अतुल? और आपके सारे इक्विपमेंट ठीक चल रहे हैं ना? स्लाइड फोन और वॉकी टॉकी भी पूरे चार्ज है और एक्स्ट्रा बैटरीज भी हमने साथ ले ली है। उसकी चेकलिस्ट मैंने और सिद्धेश ने 2 से 2 बार वेरीफाई की है, अतुल ने जवाब दिया। वेरी गुड। तो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? अरे हाँ, जहाज पर खाने पीने के लिए कितना स्टॉक है? कहीं जहाज खराब हुआ तो बचाव कर्मियों के आने तक हमें खुद को बचाए रखना होगा, रोनित ने सवाल किया। मनीषा ने उतावलेपन में जवाब दिया। आप चिंता मत कीजिए रोनित भाई साहब, मैंने और मुस्कान ने काफी कुछ साथ लिया है। आज तो मैंने खास तैयारी की है। मनीषा की इस बात पर सभी हंसने लगे। तभी रोनित बोला, तो ठीक है, फिर चलो निकलते हैं और देखते हैं उस श्रापित बेट और उसके श्राप को डॉट। सभी अपनी अपनी बैग उठाकर नाव की ओर बढ़ने लगे। तभी रोनित ने संतोष को बंदूकों का रिपोर्ट पूछा। संतोष ने जवाब दिया, सब ओके है, हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए काफी असला है। सभी नाव पर अपनी अपनी जगह पहुंच गए। मनीषा और मुस्कान तो जैसे किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रही हो ऐसे सब कुछ अपने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रही थी। संतोष और अब्बास ने कंट्रोल रूम में जाकर इंजन चालू किया और सब आगे बढ़ने लगे। सभी को सुबह की ठंडी हवा छू के निकल रही थी। सबको ये सफर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। रोनित हर स्टेशन पे जाकर सबका हाल पूछ रहा था। ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर काम में छोटी से छोटी दिक्कत बड़ा रुकाव पैदा कर सकती थी। मनीषा और मुस्कान सफर का लुत्फ उठाने में मस्त थे। काफी देर तक जहाज उस दिशा में बढ़ने लगा जहां उनको कैप्टन विलियम का जहाज डूबा हुआ मिला था। तभी सिद्धेश, अतुल और रोनित कंट्रोल रूम पहुंच गए। उन्होंने फिर से एक बार पूरे जहाज का ब्यौरा स्टडी किया और जहाज को एक जगह रोक दिया। सिद्धेश ने कहा, ये वही जगह है जहां पर हमें वो संदूक मिले थे। यहीं पर डूबा था कैप्टन विलियम का जहाज। संतोष ने सोनार चेक किया और सिद्धेश की बात को कंफर्म करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हम अभी उस जहाज के ऊपर ही है। तो अब आगे के सफर को शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ से 20 माइल्स के इलाके की जांच करनी है। अगर कुछ उम्मीद दिखी तो हम सफर को आगे बढ़ाएंगे, रोनित ने बात को आगे रखते हुए कहा। सभी ने सर हिलाकर सहमति दिखाई और आगे बढ़ने लगे। अब सबका ध्यान समुद्र की तरफ था। कोई राडार चेक कर रहा था तो कोई दूरबीन से समुद्र में क्षितिज को घूर रहा था। अब सभी थोड़ा तनाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि इतनी दूर वो लोग जिस चीज को खोजने आए थे वो आज तक किसी ने नहीं खोजी थी। और ऊपर से वो श्राप, कहीं न कहीं सबके मन में उसका भी डर था। क्या हो अगर वो श्राप सच हो? तभी संतोष को सोनार पे कुछ दिखाई दिया। उसने सबको सोनार स्टेशन के पास बुलाया। सभी लोग थोड़े देर के लिए चौंक गए और संतोष के पास जाकर खड़े हो गए। संतोष ने सोनार स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, हमारे नीचे एक और डूबा हुआ जहाज है। इस बात पर सभी थोड़े हैरान थे और ऊंच में पड़ गए थे। पर सिद्धेश के मुताबिक ये आम बात थी। उसने कहा, ये समुद्र है, ऐसी कई चीजें समुद्र के अंदर समाई हुई है। सबने सिद्धेश के बात पर यकीन करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी रोनित से संतोष से सवाल किया, हम कैप्टन विलियम के जहाज से कितने दूर आए हैं? संतोष ने कहा, करीब 15 मील। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, रोनित ने जवाब देते हुए कहा। सभी की नजर आप समुद्र पर टिकी हुई थी, पर अचानक दूरबीन लिए हुए सिद्धेश को सामने कुछ दिखा। उसने रोनित से सवाल किया, रोनित, आपने सवेरे कहा था कि मौसम साफ रहेगा, तो ये अचानक तूफान कैसा? रोनित और बाकी सब भी अब सिद्धेश जिस दिशा में देख रहा था उधर बारी बारी से देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके तूफान इनकी दिशा में ही बढ़ रहा था।
अब समुद्र थोड़ा थोड़ा करके रौद्र रूप धारण करने वाला था। रोनित ने सभी को कंट्रोल रूम में चलने को कहा। वहां जाकर रोनित ने कहा, क्या लगता है आपको, क्या हमें यहीं पर मिशन को अबॉर्ट कर देना चाहिए? अतुल ने जवाब दिया, ये तो छोटा सा तूफान लग रहा है, जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। वैसे भी समुद्र के इस हिस्से में ऐसे तूफान तो आते ही रहते हैं। हमें तूफान के जाने तक इंतजार करना चाहिए। सिद्धेश ने अतुल का साथ देते हुए कहा, सही कह रहे हो अतुल, वैसे भी हम लोग मंजिल के काफी करीब है। अब रोनित की नजर संतोष पर थी। संतोष ने कहा, पर हम यूं ही तूफान में खड़े भी तो नहीं रह सकते और ना ही तूफान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तभी अब्बास ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों न हम इस तूफान को घूम के क्रॉस करें, बस थोड़ा चक्कर पड़ेगा पर हम आगे को पहुंच जाएंगे। सभी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रोनित ने घूम के जाने को मंजूरी दे दी। अब तूफान भी इनके करीब पहुंचने लगा था, पर अब्बास और संतोष ने होशियारी दिखाते हुए तूफान को चक्कर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। पर अब घूम के जाने के लिए शायद बहुत देर हो गई थी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें अब इनके जहाज को कागज की तरह उड़ाने लगी थी। संतोष और अब्बास पूरी कोशिश कर रहे थे पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। अब तूफान काफी करीब आ गया था। सबको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। संतोष और अब्बास जहाज की पूरी शक्ति लगा रहे थे पर काम नहीं बन रहा था। अब समुंदर की लहरें पूरे नाव को गिला करने लगी थी। इतनी ऊंचाई वाली लहरों से उन सभी का सामना पहली बार हो रहा था। तभी अचानक से जहाज के इंजन रूम से कुछ टूटने की आवाज आई और जहाज का इंजन बंद हो गया। वो आवाज इतनी जोर की थी कि सभी अचानक हुई इस आवाज से डर गए। तभी एकदम से अब्बास चिल्ला पड़ा, या अल्लाह, लगता है ड्राइव शाफ्ट टूट गई है। इस बात को सुनकर संतोष भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी अतुल बोला, जल्दी हमारे केबिन के तरफ चलो, हम वहीं से कुछ रास्ता निकलेंगे। सभी लोग भागते हुए अतुल और सिद्धेश के केबिन में पहुंच गए और तूफान के जाने का इंतजार करने लगे। अब्बास और संतोष इंजन रूम के तरफ दौड़े ताकि इंजन को हुए नुकसान का जायजा ले सके। इधर केबिन में मनीषा और मुस्कान अब सबसे ज्यादा डरे हुए थे। वो अब भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। तभी वहां पर अब्बास और संतोष पहुंचे। सभी उनका ही इंतजार कर रहे थे। आते ही संतोष बोल पड़ा, इंजन तो ठीक है पर ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है। हमें उसे ठीक करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब क्या करें? मनीषा संतोष से पूछने लगी। तभी संतोष गुस्सा करता हुआ बोला, इसीलिए हम लेडीज को साथ नहीं लाते। अब समझी मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जहाज खराब हो चुकी है और तूफान पूरी उफान पर है। अब तूफान के गुजर जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। तूफान के वजह से बड़ी बड़ी समुद्री तरंगे जहाज से आकर टकरा रही थी, जिससे जहाज काफी अस्थिर होता लग रहा था। काफी देर तक ये सब चल रहा था। सभी अतुल और सिद्धेश के केबिन में बैठे बैठे बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब शांत होने लगा और धूप निकलती हुई दिखी। थोड़ी देर बाद जब तूफान जा चुका था, सभी लोग ऊपर आकर जहाज को हुए नुकसान का जायजा लेने लगे। पर इतना कुछ झेलने के बाद भी जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। अब सभी उस तूफान को उनसे दूर जाता देख सकते थे। रोनित ने दूरबीन उठाई और आसपास का जायजा लेना शुरू किया। देखते देखते उसकी नज़र एक जगह रुक गई और उसके मुंह से आवाज निकली, ओह माय गॉड। उसने सबको बारी बारी दूरबीन देकर उस जगह को दिखाया। सब अब हैरान हो गए थे। वहां सच में एक टापू बेट था जो उसने काफी करीब लग रहा था। अब सबके होश उड़ गए थे। इस जगह पर कोई भी टापू नहीं होना चाहिए था। अब्बास ने मैप चेक करते हुए कहा। तभी अब्बास की नजर जहाज के कंपस पर गई जो अजीब तरीके से घूमने लगा था। उसने ये बात सबको बताई। क्या किसी की घड़ी काम कर रही है? सिद्धेश ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा। अब सभी नजर अपनी अपनी घड़ी पर गई। सबकी घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। तो क्या यही वो श्रापित बेट है?
जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं? रोनित ने सबको देखते हुए सवाल किया। सिद्धेश और अतुल ने खुशी से चिल्लाते हुए जवाब दिया, हाँ, यही है वो। मनीषा और मुस्कान काफी डरे हुए थे। मनीषा ने डरते हुए पूछा, तो क्या वो श्राप सच में है? अतुल ने मनीषा को देखते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, श्राप जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये कंपास और हमारी घड़ियां कैसे बंद पड़ गई है? मैं तो कहती हूँ वापस चलो यहाँ से, जो देखने आए थे उसे देख लिया हमने, अब मुस्कान ने डरते हुए कहा। सिद्धेश ने कहा, देखिए मुस्कान भाभी, हमारी घड़ियां और कंपास एक चुंबकीय क्षेत्र में बंद पड़ जाते हैं और लगता है ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई श्राप नहीं है। अतुल ने संतोष से पूछा, क्या हम जहाज को वहां तक नहीं ले जा सकते? संतोष ने जवाब दिया, नहीं, जहाज अभी 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता। इंजन का काम किए बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी शाम हो रही है, तो क्यों न हम आज रात इसी बोट पर रुक जाएं और कल सवेरे उस टापू पे चलें? रोनित ने सुझाव देते हुए कहा। कल क्यों, आज ही चलते हैं, वहीं पर रुक जाएंगे, सवेरे से टापू को एक्सप्लोर करेंगे, सिद्धेश ने जिद करते हुए कहा। पर क्या हो अगर वहां कुछ खतरा हुआ तो? अब्बास ने सवाल करते हुए कहा। तो ठीक है, मैं और अब्बास जहाज की मरम्मत करने में लग जाते हैं, आप लोग जाकर टापू को अच्छे से चेक कर लो और अगर कुछ खतरा हुआ तो वापस आ जाना। तब तक मनीषा और मुस्कान जहाज पर ही सिद्धेश और अतुल के केबिन में रहेंगी। अगर खतरा नहीं हुआ तो आप हमें वॉकी टॉकी पे बता देना, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, संतोष ने सुझाव देते हुए कहा। तो ठीक है, हम लोग जाके टापू की जांच करते हैं, आप लोग भी ख्याल रखना। अतुल ने भी संतोष का साथ दिया। अब्बास ने एक छोटी मोटर बोट पानी में उतारी और उसमें रोनित, अतुल और सिद्धेश बैठकर टापू की ओर निकलने लगे। जाते वक्त अतुल ने सबको एक वॉकी दिया और सभी वॉकी पर एक फ्रीक्वेंसी सेट करने को कहा। जहाज पर संतोष और अब्बास जहाज ठीक करने में जुट गए। मनीषा और मुस्कान केबिन भी उनकी मदद करने में लग गए। इधर छोटी मोटर बोट पर तीनों लोग धीरे धीरे करके टापू के करीब पहुंचने लगे और टापू के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। कुछ चक्कर काटने के मोटर बोट का इंजन अटक अटक के चलने लगा और बंद बैठ गया। अब ये क्या हो गया? लगता है इंजन में कचरा अटक गया है और हमारा जहाज भी काफी दूर है, अब क्या करे? अतुल ने रोनित और सिद्धेश से परेशानी भरी आवाज में कहा। हम लोग टापू के काफी करीब है, तो क्यों न टापू पर ही चलते हैं। रेत के किनारे बोट को लगा देंगे और सीधे सीधे पास से टापू की जांच करेंगे, सिद्धेश ने कहा। सही कहा सिद्धेश, वैसे भी शाम होते आई है, जितना जल्दी काम खत्म करेंगे उतना ही बेहतर है। रोनित भी सिद्धेश की बात पर राजी होते हुए बोला। और इन लोगों ने चप्पू का उपयोग करते हुए टापू की तरफ बढ़ना शुरू किया। आखिरकार हम पहुंच ही गए, चलो इस बोट को अच्छी जगह पर लगाकर आगे की जांच करते हैं, अतुल ने रोनित और सिद्धेश से कहा। सबने बोट को एक जगह पर पत्थर से बांधकर टापू पर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर जाते ही रेत का किनारा खत्म हो गया और पेड़ों से घिरा एक जंगल शुरू हो गया। सबने आसपास का इलाका छान मारा, पर सिवाय जंगली पेड़ों और कुछ जहरीले सांपों के कुछ नहीं मिला। इधर जहाज पर इंजन रूम में कई घंटों की मशक्कत के बाद भी काम नहीं बना था। अब संतोष और अब्बास भी काफी थक गए थे और साथ ही साथ मनीषा और मुस्कान भी, सबका हाल काफी बुरा था। तभी संतोष ने घड़ी में समय देखा और चिल्ला पड़ा, 4 घंटे हो गए, पर अब तक बाकी टीम की कोई भी खबर नहीं आई है। ये लोग कर क्या रहे हैं उस टापू पर? संतोष, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई मियां? मैं वॉकी पर बात करके देखता हूं, अब्बास से संतोष को जवाब देते हुए कहा। अब्बास ने वॉकी पे बहुत बार कोशिश की, पर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इधर अतुल और बाकी टीम का भी यही हाल था। ऐसा लगता है इस टापू के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर वॉकी भी दूर तक काम नहीं करते, सिद्धेश ने कहा। पर अब क्या करें, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारी मोटर बोट खराब हो गई है, हमें उनको कुछ तो बताना पड़ेगा, न कि हमारे साथ हुआ क्या है।
नहीं तो वो लोग खामखा टेंशन में रहेंगे, अतुल ने सिद्धेश की बात का जवाब देते हुए कहा। एक काम करते हैं, किसी ऊंची जगह चलते हैं, वहां से लाइट सिग्नल देंगे, रोनित ने सुझाव पेश किया। सभी लोगों ने टापू पर नजर डाली तो पता चला वहां दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। सभी ने उसमें से छोटे वाले पर बढ़ना शुरू किया। जंगल काफी घना था, इन्हें आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से वहां सांप और जहरीले मच्छर काफी तादाद में थे। रोनित ने मेडिकल किट में से एक क्रीम निकाली और सबको अपने शरीर पर लगाने को कहा, जिससे इन्हें जहरीले मच्छरों से छुटकारा मिले। इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और चलते चलते एक तालाब के पास जा पहुंचे। तालाब का पानी एकदम शांत दिखाई दे रहा था। इन्होंने तालाब से आगे बढ़ना शुरू किया और थोड़ा आगे जाते ही इन्हें झाड़ियों से इंसान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सभी थोड़े हैरान थे, पर पास जाने पर पता चला कि ये एक इंसान ही है। वो काफी दिनों से भूखा प्यासा लग रहा था और मच्छरों की वजह से काफी बीमार भी लग रहा था। तीनों उसके पास गए तो वो थोड़ा डर गया और छुपने की कोशिश करने लगा। अतुल, सिद्धेश और रोनित भी थोड़ा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान टापू पे ये कौन है और डर क्यों रहा है। रोनित उसके थोड़ा पास गया और कहा, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप हिंदी जानते हैं? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? उस आदमी ने सवाल किया। मेरा नाम रोनित है और ये दोनों मेरे साथी हैं। हम यहाँ इस अनजान टापू की खोज करते हुए आए थे, रोनित ने जवाब दिया। रोनित की इस बात पर वो हंसने लगा और कहा, आप लोगों को इस टापू के बारे में शायद पता नहीं है। यहाँ सिर्फ मौत है। अब रोनित, सिद्धेश और अतुल थोड़ा डर गए। अब सिद्धेश ने पानी की बोतल आगे करते हुए कहा, लीजिए पानी, आप काफी प्यासे लग रहे हैं। पानी की बोतल देखते ही उसने झट से सिद्धेश से बोतल ली और पूरा पानी एक साथ में खत्म कर दिया और कहा, काफी दिनों बाद पीने का पानी मिला है। रोनित ने उनकी तबीयत की जांच की और कहा, आप तो काफी बीमार हैं, मैं आपको दवाई दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। रोनित ने मेडिकल किट से एक इंजेक्शन और एक दवाई की बोतल निकली और उसे इंजेक्शन देते हुए कहा, आपको कुछ खा लेना चाहिए। सिद्धेश ने अपने बैग में से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले और सबको खाने को दिया। ये लोग भी काफी भूखे थे। आप कौन हैं और आप यह कैसे पहुंचे? आप देखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, अतुल ने उस आदमी से सवाल किया। इनकी लोगों की इतनी मदद को देखते हुए उस आदमी को इन पर भरोसा हो गया था। मेरा नाम शुभम है, मैं मुंबई का रहने वाला हूं और मेरे मर्चेंट जहाज का कप्तान भी, उस आदमी ने कहा। आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आप हमें थोड़ा साफ साफ बताइए, रोनित ने शुभम से कहा। मैं और मेरा क्रू जहाज से इंडिया वापस लौट रहे थे, तभी अचानक एक तूफान ने इस टापू से करीब 5 मील दूर हमारे जहाज को डूबा दिया। हम लोग करीब 20 लोगों ने लाइफ बोट से अपनी जान बचाई और इस टापू पर आ गए। शायद हमारी मौत यहीं पर लिखी थी। शुभम बोलते बोलते थोड़ा शांत हो गया। इस टापू पर उन लोगों का कब्जा है, वो लोग इस इलाके में आने वाले हर किसी को जान से मार देते हैं। यहाँ तक कि इस टापू के तालाब का पानी भी जहरीला है। इतना बोल के शुभम ने सबसे चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप में से किसी ने उस तालाब के पानी को पिया तो नहीं? नहीं तो क्यों? क्या है उस पानी में? रोनित ने पूछा। उस तालाब का पानी इंसान के शरीर के सारे तत्व सोख लेता है। उस पानी को पीने के बाद मौत पक्की है, शुभम ने आगे कहा। मेरे जहाज के कुछ आदमी इस पानी को पीते ही बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मरने लगे। ये देखकर मैंने उस पानी को छुआ तक नहीं। आपने कहा कि इस टापू पर किसी का कब्जा है, कौन है वो लोग? सिद्धेश ने शुभम से पूछा। वो लोग समुद्री लुटेरे हैं। ऐसा लगता है कि 100-200 सालों से वो लोग इसी टापू को छुपने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखता हूँ। ऐसा बोलकर शुभम उठ खड़ा हुआ और छोटे पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब सिद्धेश,
रोनित और अतुल को कुछ कुछ समझ आने लगा था। संतोष ने जिस डूबे हुए जहाज को सोनार पे देखा था वही शुभम का जहाज था, और कैप्टन विलियम जिस बीमारी को प्लेग समझ रहे थे वो प्लेग नहीं बल्कि यहाँ के पानी का असर था। पर कुछ सवाल अब भी थे जिनके जवाब मिलना बाकी थे। चलते चलते ये लोग छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां जाकर शुभम ने झाड़ियों में छुपने को कहा। सभी लोग झाड़ियों में छुप के बैठ गए। थोड़े से इंतजार के बाद इन्हें बड़ी पहाड़ी के कुछ हिस्सों से रोशनी आती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था वहां कई लोग हैं जो काफी समय से रह रहे हैं। तभी शुभम का ध्यान क्षितिज पर खड़े रोनित के जहाज पर गया। क्या वो तुम्हारा जहाज है? शुभम ने धीरे से पूछा। हाँ, वो हमारा ही जहाज है, मेरे बाकी के साथी वहां पर ही है, रोनित से शुभम से कहा। उसने कहो कि अपनी जहाज की सारी लाइट्स को बंद कर दे, वरना ये लोग उस जहाज को भी डूबा देंगे, शुभम ने कहा। शुभम की इस बात पर सब चौंक गए। आखिर कोई जहाज को भला कैसे डूबा सकता है? अतुल ने शुभम का मजाक उड़ाते हुए कहा। टॉर्पीडो से। इनके पास एक पनडुब्बी भी है जिसमें से ये लोग अफीम और सोने की तस्करी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा इतना बड़ा जहाज क्या सिर्फ तूफान से डूबा होगा? शुभम ने कहा। अब रोनित, अतुल और सिद्धेश को पसीना आने लगा था। अब क्या करें? अगर किसी की नजर में जहाज आ गया तो? सिद्धेश और अतुल ने चिल्लाते हुए कहा। तभी रोनित ने एक टॉर्च निकाली और जहाज की तरफ टॉर्च को जलाने और बुझाने लगा। जब वॉकी से संपर्क नहीं हुआ तो संतोष ने मनीषा और मुस्कान को जहाज के ऊपर जाकर दूरबीन से बाकी टीम की खबर लेने को कहा। अब्बास और संतोष इंजन रूम में जहाज को ठीक करने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद मनीषा इंजन रूम में भागती हुई आई और संतोष से कहने लगी कि टापू पर से कोई हमारी और टॉर्च से इशारा कर रहा है। संतोष ने अब्बास से काम खत्म करने को कहा और वो तेजी से ऊपर आ गया। ये मोर्स कोड है, जल्दी से पेन और पेपर ले आओ, संतोष ने कहा। मनीषा और मुस्कान ने भागते हुए पेन और पेपर ले आया। संतोष दूरबीन से उस लाइट की तरफ देखकर पेपर पे कुछ लिखने लगा। लिखना खत्म होते ही वो दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में गया और जहाज पर की सारी लाइट्स बुझा दी और वॉकी पे अब्बास को कहने लगा, अब्बास कम इन, अब्बास कम इन, ओवर। उधर से अब्बास की आवाज आई, अब्बास हियर, ओवर। संतोष ने फिर से कहा, अब्बास जल्दी से ऊपर आओ, यहां एक प्रॉब्लम है, ओवर एंड आउट। ये सुनकर मनीषा और मुस्कान और भी घबराने लगे थे। तभी वहां अब्बास आया। उसके पूरे कपड़ों पर मरम्मत करते हुए काले दाग पड़ गए थे। आते ही उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? उसने टापू पर से आते हुए लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारी टीम है, उन्होंने खतरे का इशारा दिया है। थोड़ी देर बाद वो बाकी का मैसेज देने वाले हैं। पर क्या? कहा क्या है उन्होंने? अब्बास ने जोर देते हुए पूछा। संतोष ने उसके हाथ में वो पेपर रखा जिस पर मैसेज था और फिर से टापू की तरफ दूरबीन से देखने लगा। अब्बास ने जब पेपर पर का मैसेज पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, मैसेज देखते ही सारी लाइट बुझा दो, अगले मैसेज का इंतजार करो। रोनित, ये क्या है मियां? वो लोगा किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अब्बास ने संतोष से परेशानी भारी आवाज में पूछा। उम्मीद करो कि वो किसी मुसीबत में न हो, संतोष ने अब्बास से कहा। इधर जहाज के लाइट बुझते ही संतोष, रोनित और सिद्धेश ने राहत की सांस ली। अब क्या करे? कहीं उन्हें हमारे आने की भनक तो नहीं लगी ना? सिद्धेश ने शुभम से पूछा। लगता तो नहीं है, वरना अब तक हमारे पूछे उन्होंने उस राक्षस को भेज दिया होता, शुभम ने कहा। यहां एक राक्षस भी है, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है यहां पर, रोनित ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। शुभम, हमें पूरी बात बताओ, आपके इस टापू पे आने के बाद से क्या क्या हुआ? अतुल ने शुभम से पूछा। शुभम ने बोलना शुरू किया। हमारा जहाज डूबने के बाद मैं और मेरे क्रू के साथी लाइफ बोट में इस टापू पर आए थे।
हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई टापू भी होगा। नक्शे पर ऐसी कोई जगह नहीं है। यहाँ आते ही हम लोगों ने काफी संदेश भेजने की कोशिश की, पर इस टापू के पास आते ही हमारे स्लाइड फोन और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने काम करना बंद कर दिया। जब मेरे क्रू को उस तालाब के जहरीले पानी ने मारना शुरू किया तो मैं और मेरे 2 साथी जिन्होंने उस तालाब का पानी नहीं पिया था, हम लोग उन लोगों को बचाने के लिए पूरे टापू पर कहीं मदद मिलने की कोशिश में भटकने लगे। पर तभी उन पर उस राक्षस ने हमला किया। उसका कद करीब 12 फीट होगा। मेरे सारे भाई जैसे दोस्त एक एक करके मेरे सामने मारे गए। मैंने इस टापू के बारे में और खोजबीन शुरू की तो मुझे इस टापू के कई राज पता चले। और वो क्या है? रोनित ने पूछा। यहाँ पर करीब 11 लोग ही है। वो लोग उस गुफा में रहते हैं जो उस बड़े पहाड़ी पर है। ये लोग अलग अलग देशों के हैं, जिसमें हमारा देश भी आता है। इनका बॉस एक अफ्रीकन इंसान लगता है। इन लोगों ने उसी गुफा में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली है, जिसमें वो लोग तस्करी वाले सोने को पिघलाते बिस्किट्स बनाते हैं और वहीं पर अफीम भी स्टोर करके रखते हैं। इनके पास एक छोटी जर्मन पनडुब्बी है जो दूसरे विश्व युद्ध में की लगती है। ये लोग सारी तस्करी उसी से करते हैं। अब पूरी बात समझ में आने लगी है, सिद्धेश ने कहा। कौन सी बात? शुभम ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे, पहले यहां से निकलते हैं, अतुल ने बात मुंह काटते हुए कहा। तभी इनकी तरफ कोई आता हुआ दिखा। ये एक 12 फीट लंबा इंसान लग रहा था, जो काफी बूढ़ा लग रहा था। ये वही राक्षस है, शायद अब हम नहीं बचेंगे, शुभम डर के मारे चिल्लाने लगा। ये कोई राक्षस नहीं है, बल्कि कोई आदिमानव लग रहा है, सिद्धेश ने शुभम से कहा। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ वरना सब मारे जाओगे। हमें पता है तुम यहीं छुपे हो, उस दूसरी पहाड़ी से किसी ने चिल्लाते हुए कहा। अब क्या करें? उनको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अतुल ने घबराते हुए पूछा। पहले जहाज पर संदेश भेज देता हूँ, रोनित ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी टॉर्च को फिर से जहाज की तरफ करके जलाने और बुझाने लगा। इधर संतोष और अब्बास को फिर से टापू पर कुछ रोशनी आती हुई दिखी। संतोष ने मैसेज को डिकोड करते हुए कहा, खतरा, आप लोग निकलो यहां से, मदद ढूंढो, रोनित। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसका का अगला भाग जल्द ही आएगा। आपकी कहानी कैसी लगती है और अब आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपकी कहानी कैसी लगती है और अब आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।